आगे आप लोग अच्छे से इसको ड्रा कर लीजिएगा, बना लीजिएगा अपने पेंसिल से। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। कुछ सारी चीज़ों को नहीं दिखा पाएंगे यहाँ पर, और साधारण जो है बुक में दिया गया है, जो बुक में दिया गया है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कठिन है उसको बनाना। तो साधारण आप देखेंगे तो आपके यहाँ रमेश गुप्ता की इंटर की बायोलॉजी होगी, अगर पढ़े होंगे या कोई बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसमें से देखिएगा तो एक प्लांट सेल का और एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर आप लोग अपने तरफ से बना लीजिएगा, है ना। और उसको बना लेंगे तो थोड़ा सा क्या है कि पूरा मतलब सेल के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं आपको उसके लोकेशन के बारे में जानकारी हो जाएगी कि कौन कौन सा अंग किस किस जगह पर पाया जाता है ना। सेल वाल कहाँ पर है, या ये जो आपको बताए थे वैक्यूल, रिक्तिका, राजधानी, प्लांट सेल में दो ही पाई जाती है, वो लार्ज साइज में पाई जाती है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी होती है, कई जगहों पर पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको हम लोग अंतःप्रज्ञाव्ययी जालिका कहते हैं, ठीक है। और इसी पर जो है राइबोसोम लगे होते हैं, इसके साइड साइड पर राइबोसोम लगे होते हैं। कुछ जगह लगे होते हैं और कुछ जगह नहीं लगे होते हैं, ठीक है, उसको देख लेंगे। इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है, उसको देख लेंगे। गाल्गी काय भी पाया जाता है ना। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट भी इसी के अंदर पाया जाता है। मतलब हर एक चीज को अपने दिमाग के अंदर क्या कर लीजिए, फीड कर लीजिए कि हाँ भाई प्लांट सेल के अंदर इतने इतने कोशिकाएं पाए जाते हैं, और इसमें न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और एक केंद्रिका होती है। एक पूरा क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, केंद्रक। और इसी के अंदर केंद्रिका भी पाई जाती है, केंद्रिका भी पाई जाती है। एक आपका क्या है, कोशिका भित्ति, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, ER अंतः जालिका, ठीक है। इसके अंदर ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, मेन चीज को आपको हम लोकेट कर देते हैं, बाकी आप लोग इसको देखिएगा। देखिए कोशिका की संरचना के आधार पर कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, पहला कोशिका भित्ति, जिसे हम क्या कहेंगे, सेल वॉल। दूसरा आपका है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, और तीसरा आपका है क्या,
रिक्तिका, एक नाम और जाना जाता है इसका, क्या कहते हैं इसको, रस धानी। इंग्लिश क्या होती है, वैक्यूल्स, है ना। इतनी सारी चीजों को कोशिका की संरचना के अंतर्गत हमको पढ़ना है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल, ठीक है। राइबोसोम और पूरा तरल पदार्थों से भरा हुआ ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की हिंदी क्या होती है, ये जीव द्रव्य है, इसको क्या कहते हैं, कोशा, चाहे कोशिका द्रव्य कहते हैं। आपके बुक में यहाँ पर क्या लिखा गया है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, प्रोटोप्लाज्म की हिंदी में क्या लिखा है, लिखा है, आप अपने बुक में देखिए, पढ़िए उसको, नहीं मिला है, कोशिका की संरचना वाले पॉइंट में देखिए ना, हाँ यहाँ पर कोशिका द्रव्य लिखा गया है, जबकि साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य कहते हैं और प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। ये जो पवन प्रकाशन और साहित्य प्रकाशन हमारे साथ में थोड़ा गलती की है, अब तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में थोड़ा कोशिका भित्ति क्या चीज है, क्या काम होता है इसका, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। कोशिका भित्ति का काम है कि यह जो है दोहरी झिल्ली का एक आवरण, किसी भी सेल का जो है दो परतों से बना है, कोई भी सेल है उसकी एक तो आउटर कवरिंग होती है जिसको हम लोग क्या पढ़े थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, और दूसरी भित्ति को हम क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। यह कोशिका को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है और यह जो है अर्धपारगम में होता है। अर्धपारगम का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट होता है और इसके अंदर जो इसके साइटोप्लाज्म होते हैं, बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं, जैसे जो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं, जितने भी कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ हैं, जितने भी आयन हैं, कैसे जो है, जैसे रिक्तिका से यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लियर फैट है, इसके अंदर सब क्या है, रिजर्व है। तो अगर जब जरूरत पड़ेगी, कोशिका को जरूरत पड़ेगी, ये क्या काम करेगा, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, ये अर्धपारगम सभी कोशिकाओं के बीच में एक एक झिल्ली बनी होती है और यह कैसी होती है, एक दूसरे को एक बार से दूसरी बार तक पहुंचा देती है, ठीक है। जरा सा लिखिए कोशिका भित्ति के बारे में एक लाइन। कोशिका की संरचना, कोशिका की, अब देखिए पहले सुनिए बात को। अब इसी कोशिका की संरचना के अंतर्गत सारे कोशिकांग आ जाएंगे। अभी आपको छोटा सा एक तो क्लासिफिकेशन, एक वर्गीकरण देंगे, अब उस वर्गीकरण के अंतर्गत बता देंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। आपके सिलेबस में बहुत कुछ नहीं दिया गया है, मुश्किल से 3 पॉइंट दिए गए हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है और ये वैक्यूल है, बस और कुछ नहीं है, न्यूक्लियस है। तो थोड़ा सा एक पॉइंट दीजिएगा, कोशिका की संरचना में कोशिका भित्ति, वो चीज वहीं से स्टार्ट हो गई है। कोशिका के ऊपर एक पतली
कोशिका के ऊपर एक पतली दोहरी झिल्ली की परत होती है। कोशिका के ऊपर एक पतली दोहरी झिल्ली की परत होती है जो कोशिका के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कार्य किया कार्य फंक्शन यह कोशिका को निश्चित आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। चाहे मजबूती लिख लीजिएगा, मजबूती प्रदान करती है। इसके दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसके द्वारा कोशिकाओं के बीच आपस में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। यदि आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है, इसी नोट्स का ही सेंटेंस डालिएगा। ये जो साहित्य प्रकाशन वाली में जो कुछ सेंटेंस लिखा है, कुछ थोड़ा सा इधर उधर कुछ गलतियाँ भी उसमें कर दिया है। तो अगर अपने से जो कंटेंट आप अपने से डालेंगे, वो जो है मजबूती से नंबर देंगे, वो नंबर कटेगा नहीं। आइए जीव द्रव्य के बारे में दूसरा पॉइंट, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म किसने खोजा था? पुरकंजी खोजा। कितने में? हाँ, 39 में, 1839 में खोजा था। लिखिएगा, कोशिका भित्ति से घिरे कोशिका भित्ति से घिरे कोशिका भित्ति से घिरे कोशिका के भीतर संपूर्ण जीवित पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। हक्सले के शब्दों में
हक्सले लिखते क्या? हक्सले के शब्दों में आ जाइए। हक्सले के शब्दों में लिखिए जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। हो गया? आगे लिखिए जीव द्रव्य की खोज। जीव द्रव्य की खोज जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने सन 1835 ईस्वी में की थी। जीव द्रव्य को डुजार्डिन जो थे उन्होंने जीव द्रव्य को खोजा तो था, लेकिन उसका नाम रख दिया था सार्कोन। क्या कह दिया इसको? सार्कोन कह दिया। उन्होंने जीव द्रव्य नहीं कहा, खोज लिए थे, लेकिन उसका वही नाम अगर जीव द्रव्य रख दिए होते, प्रोटोकाल रख दिए होते तो सही था, लेकिन उसी सेंटेंस को उन्होंने क्या कह दिया? यह सार्कोन है, जीव द्रव्य नहीं कहा। जीव द्रव्य का नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सुनिए पहले, आप कंफ्यूजन में मत जाइए। उन्होंने इस शब्द को सार्कोन कहा। किसने कहा? डुजार्डिन ने कहा। हाँ, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य जो है पुरकिंजे ने कहा था। लिखिए पूरा सेंटेंस लिखिए आप लोग, तो मंथन बीच में ही कर लेंगे। चलिए ये जो यूट्यूब क्लियर हो जाता, बात सही है। पहले सुनिए, जो आपके जितने भी हमने आपके यूट्यूबर को देखा है, चाहे यूट्यूबर को जो डीएलएड को पढ़ाते हैं और चाहे आपकी ये बुक है, उन सब बुकों से हमारा जो कंटेंट है अलग होगा। कभी देखिएगा उसको पढ़ के, इतने सारे कंटेंट को किसी ने मतलब हम हमारा सिद्धांत ये है, आप लोग साइंस के थ्रू और एक्स्ट्रा भी जान लीजिए थोड़ा सा। अब क्या हमको क्या जरूरत थी 2 लाइन में लिखा करके आगे भाग गए, लेकिन नहीं, थोड़ा सा जानकारी रहेगी तो और आप कंपटीशन देंगे तो नाम सुने रहेंगे। अब भाई हक्सले कौन थे, डुजार्डिन कौन थे, मतलब कि इन सब के बारे में, या तो फिर ये जो अपने ये है पुरकिंजे कौन थे। अब इन एक छोटी सी जीव द्रव्य को पढ़ाने के लिए कितने साइंटिस्ट आ गए? 3 लोग आ गए। अभी जब आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो आप जो पढ़ाने वाले हैं, जो पढ़ाते हैं यूट्यूबर लोग, उन्होंने क्या कह दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया को सीवेंडा ने किया था। अब वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम 8 साइंटिस्ट लगे। 8 साइंटिस्टों ने अपना मत दिया है, तब जाकर के लास्ट में सीवेंडा ने क्या दिया है, उसको सही रूप में उसका नाम लिखा। थोड़ा सा जानकारी ली, आगे बढ़ेंगे।
जीव द्रव की खोज डुजार्डी ने सन 1835 ईस्वी में की थी, लेकिन उसका नाम सारकोट रखा, लेकिन उसका नाम सारकोट रखा। 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया। आगे कंटिन्यू लिखिएगा। जीव द्रव्य एक रंगहीन, जीव द्रव्य एक रंगहीन, अर्धपारदर्शी, अर्ध तरल पदार्थ है। फिर से बोलते, जीव द्रव्य एक रंगहीन, अर्धपारदर्शी, अर्ध तरल पदार्थ है जिसमें लगभग 60 से 80% जल होता है। आइए तीसरा पॉइंट, रिक्तिका। रिक्तिका या रसधानी या वैक्यूल। पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में अनेक खाली स्थान होते हैं। पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में अनेक खाली स्थान होते हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक खाली स्थान होते हैं जिन्हें रिक्तिका या स्थानी कहते हैं। जिन्हें रिक्तिका या स्थानी कहते हैं। रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली होती है। रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली होती है। जिसे रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट कहते हैं। जिसे रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट लिखे। इसको क्या है, टोनोप्लास्ट ऐसे। रिक्तिका में खनिज लवण
रिक्तिका में खनिज लवण क्लोराइड सल्फेट गामा नाइट्रेट फास्फेट कार्बोहाइड्रेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है क्या? ग्लूकोज, अरे रिक्तिका में सभी मिनरल्स भरे रहते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स भरे जाते हैं उसमें, चाहे वो कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो। अब कार्बोहाइड्रेट के रूप में आपको ग्लूकोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा, मल्टोज हो जाएगा। ये कहाँ पर रहते हैं? कोशिका के अंदर, और वो भी कौन सी कोशिका के अंदर? वैक्यूल्स, रिक्तिका के अंदर। यही क्या करती है? सारे सेल को मतलब कि भोजन प्रोवाइड कराती है। शर्करा और सुक्रोज आ, शर्करा सुक्रोज आ, कार्य लिखिएगा इसका। कहाँ तक लिखे थे आप लोग? जैसे जिसे रिक्तिका कला या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, यहाँ तक हो गया था, है ना? उसी के आगे लिखिएगा रिक्तिका में खनिज लवण, क्लोराइड सल्फेट, कामा करके लिखिएगा नाइट्रेट, कामा फास्फेट, इसको लिख दीजिएगा। उसके नीचे लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या मिलता है? ग्लूकोज, शर्करा, सुक्रोज आदि। बस इतना लिखिए। कार्य में लिखिएगा पहला पॉइंट करके। रिक्तिका भंडारण का कार्य करती है, रिक्तिका भंडारण का कार्य करती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा रिक्तिका में एंथोसायनिन जैसी, रिक्तिका में एंथोसायनिन जैसी एंथोसायनिन जैसे एंथोसायनिन जैसे पदार्थ होते हैं जिसके कारण फूलों का रंग लाल, पीला, नीला होता है।
अभी आप लोगों ने क्या क्या देखा, कोशिका वृत्ति देखे, जीव द्रव्य देखे और अब जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? हाँ, कोशिका द्रव्य। और दूसरा केंद्रक। अब साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांटा गया है। एक सजीव और एक निर्जीव करके। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? कोशिका में। कौन कौन सी कोशिका में पढ़ना है? पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा गोल्गी काय, तीसरा राइबोसोम, चौथा लाइसोसोम, पांचवा तारक है। इसी में हम पढ़ेंगे क्या? लवक। लवक की इंग्लिश क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कितने भाग होते हैं? 3। एक होता है आवर्णी, हाँ, आवर्णी लवक, आवर्णी और वर्णी ना, एक हरित लवक में होता है। तीन इसके बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर हम लोगों को केंद्रक में क्या पढ़ना है? केंद्रिका और क्रोमैटिन पढ़ना है। ठीक, इतने सारे पॉइंट को हम लोगों को पढ़ना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं इसके डिस्कवरी के बारे में। और क्या चीज़ है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या नाम से जाना जाता है? सिंपल भाषाओं में देखते हुए आगे निकलते चले। ठीक है। और एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? ये श्वसन केंद्र भी तो है, यहाँ पर एटीपी और एडीपी में चेंजेस होता है ना, उसको बताना है। इसके बाद गोल्गी काय जो है क्या काम है? राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? लाइसोसोम क्या है? यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जो पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसमें जो है रंगों का बदलना होता है। इन सब में तारा क्या है, लवक क्या चीज़ है, इन सब कोशिका के बारे में पढ़ते हुए आगे चलेंगे। केंद्र के बारे में बताएंगे। केंद्र के अंदर ही केंद्रिका पाई जाती है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है ना। और उसी न्यूक्लियोलस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। वहीं पर क्रोमैटिन बताएंगे, और क्रोमैटिन को बताते हुए हम चलेंगे सेल डिवीजन की तरफ कि कैसे सेल डिवीजन होता है। ठीक है। इतनी सारी ये आप एक आउटलाइन में अपने रफ में लिख लीजिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ये सब बातें क्या होती है, दिमाग में ठीक रहती है कि हमने इसमें इतना सारे पढ़ना है।
कल से जल्दी जल्दी में इसको खत्म, एक लेक्चर में पूरा इतना तो कोशिका में हो जाएंगे, केंद्रक और क्रोमैटिन रह जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा। माइटोसिस मियासिस भी इसी में है आपका। आप लोग डाटा सेल का मतलब समझते हैं? डाटा सेल जो होता है जब कोशिका का विभाजन होता है, चलिए जब विभाजन होगा तो उसको बताएं। हो गया ठीक। सर राइबोसोम होता है ना? लाइसोसोम कारक काय लवक। ओके, इसका प्रभाव बताइए। एडीपी एक ही लोग सब बता देंगे, तुम बताओ। रश्मि, रश्मि नाम है आपका? रश्मि यादव आपका नाम है ना? अच्छा, आप बुक में देखिए किस, बताइए क्या, इसको बताइए आप। हाँ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। अभी ये सब सारी चीज़ें आगे जाकर के मिलेंगी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या किस में बदल रहा है, या एटीपी किस में बदल रही है, एटीपी में जब ये साइकिल चलती है। आप लोग पढ़े होंगे, एक क्रेब्स साइकिल पढ़े होंगे इंटर में, है ना? क्या पढ़े होंगे? ग्लाइकोलाइसिस और एक क्रेब्स साइकिल पढ़े होंगे आप, एक ईटीएस पढ़े होंगे आप, है ना? कुछ याद रिकॉल हो रहा है पीछे इंटर में? ये सब साइकिल आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पर नहीं समझ में आया था। फिलहाल हमको बीटीसी में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, जब साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस से रिलेटेड सारे सेंटेंस को हमको पकड़ में रखना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस रहे भाई उसको जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए आपसे छोटा, आप कहीं पढ़ा लिखा है, अगर पूछेगा तो बताना, ठीक है? आज की क्लास में यही कर, फिर नेक्स्ट